दर्द की दास्तान पार्ट 11। कहानी के पिछले भाग के अंत में आपने पढ़ा कि सुरैया अपने और अंगद की शादी को मानने से इनकार कर देती है, जिससे उसकी दादी काफ़ी नाराज़ हो जाती है। अब आगे। दादी, अब तोहार का होई? सुरैया, दादी, कोई भी भला इंसान एक पागल के साथ शादी कर लेता है, क्योंकि उस वक्त वो एक काम पर होता है। उसने मेरे बाबा के कातिलों को पकड़ने में, मुझे इंसाफ दिलाने में मेरी इतनी मदद की। क्या यही कम बड़ी बात है जो अब उसके गले पड़ जाऊं? दादी, मैं उनके लायक नहीं हूँ, आप ये क्यों नहीं समझती? दादी, जब तू पागल रहे ऊ तब तोहार से ब्याह रहो, फिर अब तो तू ठीक हो, फिर तो कोई सवाल ही ना उठो है। और सबसे अलग उका इस शादी से कोनो दिक्कत ना रहे, फिर तू काहे आपन पैरन माँ कुल्हाड़ी मार ले। अभी तो हम जिंदा हई, पर ई बुढ़िया भी कब तक जिंदा रही, फिर तोहार का होई? अकेला पाकर फिर एक आनंद आ धमकी। बेटा, ज़माना बड़ा खराब हो, जहाँ एक अकेली लड़की का देख सब भूखा भेड़िया बन जात है। सुरैया, मानती हूँ अब मैं ठीक हो गई हूँ, पर क्या ये कभी ठीक हो सकता है कि मैं एक बलात्कार पीड़िता हूँ? कोई भी भला आदमी उस लड़की के साथ रिश्ता क्यों निभाएगा जो अपनी इज्जत पहले ही गंवा चुकी है, एक बच्चा भी गिरा चुकी है? दादी, तो ई सब माँ तोहार कछु गलती रहे का, और ई सब बात बबुआ से छुपल भी नहीं है। सुरैया, ओहो दादी, कैसे समझाऊं आपको? जब हम अस्पताल में थे, सर जी की माँ का फ़ोन आया था। वो तो मेरे पास से उठकर बाहर चले गए, पर मैं उनकी बातें सुनने के लिए उनके पीछे गई। वो बात तो शायद वो मेरे सामने कभी कह पाते। शायद उनकी माँ हमारी शादी के बारे में ही पूछ रही थी, तो उस पर सर जी ने कहा, हाँ माँ, हमारे काम में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिसे करने में हमारी मर्जी नहीं होती, पर फिर भी करना पड़ता है। अब सब कुछ अचानक से छोड़कर तो नहीं आ सकता ना। हाँ, पर जल्दी आने की कोशिश ज़रूर करूँगा। उनकी बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो इस शादी को लेकर चिंतित है और मैं बोझ बन गई हूँ उन पर। इसलिए उनकी चिंता को मैंने ना कहकर अपनी तरफ से ही ख़त्म कर दिया। वो बहुत ही भले इंसान है, मुझे मना करके वो कभी मेरा दिल नहीं दुखाएंगे। मुझे ये पता था, इसलिए मैंने ही उन्हें मना कर दिया और उनके बोझ को हल्का कर दिया, ताकि यहाँ से वो बिना किसी दुविधा के चले जाए। वो फरिश्ता है दादी, मेरा और उनका कोई मेल नहीं। अगले दिन अंगद ना तो सुरैया के घर आया और ना ही उसको किसी ने कस्बे में देखा। सुरैया को लगा वो जाने के लिए इतना उत्सुक था कि मेरे मना करते ही यहाँ से चला गया। सुरैया थोड़ी उदास तो हुई, पर फिर वो अपने आप को सामान्य दिखाने लगी। तभी गांव का एक आदमी आकर दादी से कहता है, अम्मा, वो नया मास्टर का तबीयत बहुत ही खराब हो, सुबह से बिस्तर पर पड़ो है। वो तो मोहन काका ओका दूध देवे गए रहो तो पता चलो। सुरैया भी वहीं थी। ये खबर सुनते ही वो दौड़ी अंगद के घर, तो देखा अंगद बिस्तर पर पड़ा करहा रहा है। सुरैया फटाफट से उसके लिए काढ़ा बनाकर ले आती है और काढ़ा पिलाने के बाद अंगद के सर पर पानी की पट्टी करने लगती है। उसके बाद सुरैया वहीं रहकर अंगद की सेवा करने लगती है। धीरे धीरे अंगद ठीक होने लगा। वो देखता है उसके कुछ भी कहने से पहले ही सुरैया सब कुछ उसके सामने हाजिर कर देती है। एक दिन वो सुरैया को एक टक देखे जा रहा था और शायद कुछ पूछना भी चाह रहा था। सुरैया, क्या पूछना चाहते हैं सर जी? यही कि मैं यहाँ हूँ, अपने घर नहीं जा रही। आप चिंता मत कीजिए, आप एक बार ठीक हो जाइए, मैं चली जाऊँगी। आप भी अपनी माँ के पास चले जाइएगा, आखिर उनको भी तो आपकी फ़िक्र सताती होगी। अंगद, माँ, तुम्हें कैसे पता? सुरैया, क्या पता, आपकी माँ है ये। माँ तो सबकी होती है ना, तो जाहिर है आपकी भी होगी। हाँ, कुछ एक जन्म से बदकिस्मत होती है। खैर छोड़िए ये सारी बातें। आपके लिए खिचड़ी बनाई है, अभी वो खाकर ये काढ़ा पी लीजिए। अंगद, नहीं, मुझे नहीं खानी खिचड़ी और ना ही ये काढ़ा पीना है। सुरैया, हाँ, समझ आ रहा है कि तबीयत ठीक हो गई है, वरना अब तक क्या दे रही थी, कुछ शुद्ध भी था। अब चुपचाप कुछ दिन और ये सब खा लीजिए,
बाद में जो मर्जी वो खा लीजिएगा। अब आपको लग रहा होगा कि मैं एक पत्नी की तरह आपके ऊपर हुक्म चला रही हूँ, पर नहीं, ये बस दोस्ती ही समझ लीजिए। अंगद चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। ना जाने क्यों सुरैया की बातें बहुत अच्छी लग रही थी उसे। फिर सुरैया कहती है, एक बात पूछूं आपसे, यहाँ से जाने के बाद हम सबको याद रखिएगा या भूल जाइएगा? मतलब अब हम तो आपसे मिलने शहर जा नहीं पाएंगे, पर आप तो कभी कभार आएंगे ही ना। अंगद उसकी इस बात पर उसे एकटक देखे जा रहा था। सुरैया उससे नज़रें चुरा रही थी और चाहकर भी सुरैया अंगद के लिए अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पा रही थी। अंगद, तुम्हारे सवाल का जवाब देने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब तुम दोगी क्या? सुरैया, हाँ पूछिए। अंगद, तुमने हमारी शादी को मानने से इनकार क्यों किया? क्या सच में तुम ऐसा ही चाहती हो? सुरैया, अब तक जो अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश कर रही थी, अंगद के इस सवाल से अपने आंसुओं को रोक ना सकी। सुरैया, सर जी, कहाँ आप पढ़े लिखे एक बड़े अफसर और कहाँ मैं एक गांव की मामूली सी लड़की। माना आपको अपना फ़र्ज़ निभाने के दौरान मुझसे शादी करनी पड़ी, और तब मेरी मानसिक अवस्था भी ऐसी नहीं थी कि ये सब कुछ रोक या समझ पाती, पर अब तो सब कुछ समझती हूँ ना। फिर क्यों ज़बरदस्ती उस रिश्ते को ढोना जिसमें कोई लगाव या प्यार ही ना हो? और आपको मेरे लिए बुरा महसूस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप एक बार जब अपने घर वापस चले जाइएगा, देखिएगा इस सुरैया को ज़्यादा दिनों तक याद भी नहीं रखिएगा। अंगद, और तुम भी मुझे भूल जाओगी? सुरैया, हाँ तो और क्या, ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ते ही रहना है। लोगों का क्या है, आते जाते रहते हैं। और वैसे भी मेरी दादी का और मेरा एक दूसरे के साथ होना ही काफ़ी है। अंगद कुछ नहीं कहता और सुरैया भी अपने घर चली जाती है। शाम को अंगद सुरैया के घर आकर कहता है, दादी, आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। कल मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आप लोगों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। सुरैया भी वहीं बैठे सब्जियाँ काट रही थी। अंगद के जाने की खबर सुनकर उसने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, पर उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। उसकी बेचैनी वो शायद बयां ही नहीं कर सकती, मानो उसकी कोई अमूल्य चीज़ उससे छिनने वाली हो। मैं तो यही चाहती थी, फिर क्यों मेरा दिल इतना रो रहा है? सुरैया ने मन ही मन सोचा। उसका ध्यान कहीं और होने की वजह से उसकी उंगली कट गई। अंगद दौड़ कर आता है और दादी से शक्कर मांगकर उसके चोट पर लगाने लगता है। फिर वो सुरैया से कहता है, जब तन और मन दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हों तो ऐसा होना तो स्वाभाविक है। सुरैया अंगद के इस बात का मतलब तो समझ रही थी, पर उसे खुद को पत्थर बनाकर रखना था, वरना जो वो आज कमज़ोर पड़ी तो उसके सारे जज्बात बाहर आ जाएंगे। अंगद, ठीक है दादी, अब मैं चलता हूँ। इतने में उसका फ़ोन बज उठा और वो हेलो कहकर बाहर निकल गया। सुरैया भी उसके पीछे गई, शायद आखिरी दफ़ा उसे देखने। अंगद फ़ोन पर, नहीं माँ, पता नहीं, बड़ा ही बेचैन हूँ। ये सच है कि मैं भी इस शादी को निभाना नहीं चाहता था, पर आज यहाँ से सब कुछ छोड़कर जाते हुए, उसे छोड़कर जाते हुए बड़ी तकलीफ़ हो रही है। जिस दिन से मैंने यहाँ अपने कदम रखे हैं, बस उसकी तरफ ही खींचा चला गया। ये जानते हुए भी उसकी हालत कैसी है, मैं उससे खुद को दूर नहीं रख पाया। आज जब उसने खुद ही मुझे मना कर दिया, फिर भी उसके पास ही जाने को मेरा दिल कर रहा है। मैं क्या करूँ माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुरैया ये सारी बातें सुन लेती है और रोते रोते अपने घर के अंदर चली जाती है। दादी भी उसकी हालत समझ लेती है, पर वो जानती थी कि ये माखन की बेटी है, जिद्दी,
एक बार जो ठान लियो वो करके ही दम लेवेगी। अगले दिन अंगद जाने की तैयारी कर रहा था। इतने में कस्बे का एक आदमी अंगद के पास आकर कहता है कि सुरैया की दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। अंगद दौड़ता हुआ सुरैया के घर पहुंचता है, जहां सुरैया बुत बनी बैठी थी। अंगद: सुरैया, अचानक से दादी को क्या हुआ? कल तक तो ठीक थी। सुरैया एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, हाँ, इस बुढ़िया ने अपनी चाल चल दी। अंगद अपनी भौहें सिकोड़ते हुए: ये कैसी बातें कर रही हो तुम? इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम मुस्कुरा रही हो? कहीं वापस से तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? सुरैया: मेरा दिमाग कभी सही होना ही नहीं चाहिए था, तो सारे झंझटों से बच जाती। दादी को लगा इसके मर जाने से मैं आपसे अपना ब्याह नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि मैं इसके भरोसे ही आपसे हुई शादी को इनकार कर रही थी, तो इसलिए इसने खुद को ही हटाना मुनासिब समझ लिया। अंगद: पर तुम ये सब इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? सुरैया ने अंगद को एक दूध का गिलास दिखाया, जिसमें धतूरा कूट कर मिलाकर पिया था दादी ने। अंगद: सुरैया, अगर तुमने ये सब ना किया होता तो शायद दादी आज जिंदा होती। सुरैया: पर अब भी मैं अपने फैसले पर अडिग हूँ। ये मत समझिएगा कि दादी के ना रहने पर मैं अपने रिश्ते को मान लूँगी। आप चले जाइए सर जी, दादी ने अपनी मर्जी चला ली, अब मैं भी अपनी मर्जी की मालिक हूँ। अंगद गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और इधर सुरैया अपनी दादी के क्रियाकर्म में लग जाती है। आखिर सुरैया के इस बेरुखी और पत्थर दिली का राज क्या था, जबकि वो अंगद को दिल ही दिल बहुत चाहती थी? ये जानेंगे कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद। रोनिता।